किस्से गलियारों के पेश करते हैं सादत हसन मंटो की लिखी कहानी एक खत। तुम्हारा लंबा पत्र मिला जिसे मैंने 2 बार पढ़ा। दफ्तर में उसके एक एक शब्द पर मैंने गौर किया और शायद इसी कारण उस दिन मुझे रात के 10 बजे तक काम करना पड़ा, इसलिए कि मैंने बहुत सा वक्त इस गौर व फिक्र में बर्बाद कर दिया था। तुम जानते हो कि इस पूंजीवादी संसार में अगर मजदूर निर्धारित समय के एक एक क्षण के बदले अपनी जान के टुकड़े तोलकर न दे तो उसे अपने काम का पारिश्रमिक नहीं मिल सकता। लेकिन ये रोना रोने से क्या फ़ायदा। शाम को अजीज साहब, जिनके यहाँ मैं आजकल ठहरा हूँ, दफ्तर में तशरीफ़ लाए और कमरे की चाबियाँ देकर कहने लगे, मैं ज़रा काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ, शायद देर में आना हो, इसलिए तुम मेरा इंतज़ार किए बगैर चले जाना। लेकिन फिर फौरन ही चाबियां जेब में डालीं और फरमाने लगे, नहीं, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। दफ्तरी काम से फारिग हुआ तो 10 बज चुके थे। सख्त नींद आ रही थी, आंखों में बड़ी प्यारी गुदगुदी हो रही थी। जी चाहता था कि कुर्सी पर ही सो जाऊं। नींद के गलबे के असर में मैंने 11 बजे तक अजीज साहब का इंतज़ार किया, मगर वो ना आए। आखिरकार थक कर मैंने घर की राह ली। मेरा ख्याल था कि वो उधर घर चले गए होंगे और आराम से सो रहे होंगे। धीरे धीरे आधे मील की दूरी तय करने के बाद मैं तीसरी मंजिल पर चढ़ा और जब अंधेरे में दरवाजे की कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया तो ताले की ठंडक ने मुझे बताया कि अजीज साहब अभी तशरीफ़ नहीं लाए। सीढ़ियाँ चढ़ते समय मेरे थके हुए अंग सुकून बख्श नींद की कुर्बत महसूस करके और भी ढीले हो गए, और जब मुझे नाउम्मीदी का सामना करना पड़ा तो बुझ से गए। देर तक 24 सीढ़ी के एक जीने पर जानुओं में दबाए अजीज साहब का इंतज़ार करता रहा, मगर वो ना आए। आखिरकार थक हार कर मैं उठा और 3 मंजिल उतरकर नीचे बाजार में आया और ऐसे ही टहलना शुरू कर दिया। टहलते टहलते पुल पर जा निकला, जिसके नीचे से रेलगाड़ियां गुजरती हैं। उस पुल के पास ही एक बड़ा चौक है। यहाँ लगभग आधे घंटे तक मैं बिजली के एक खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा और सामने नीम रोशन बाजार को इस उम्मीद पर देखता रहा कि अजीज साहब घर की ओर लौटते नजर आ जाएंगे। आध घंटे के इस इंतज़ार के बाद मैंने दफतन सर उठाकर खंभे के ऊपर देखा। बिजली का कुमकुमा मेरी हंसी उड़ा रहा था। जाने क्यों, थकावट और नींद के शदीद गलबे के कारण मेरी कमर टूट रही थी और मैं चाहता था कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं। बंद दुकानों के धड़ मुझे सीट पेश कर रहे थे, मगर मैंने उनकी दावत कबूल न की। चलता चलता पुर की संगीन मुंडेर पर चढ़कर बैठ गया। कुशादा बाजार बिल्कुल खामोश था। आमदो रफ्त करीब करीब बंद थी। अलबत्ता कभी कभी दूर से मोटर के हॉर्न की रोनी आवाज़ खामोश फिजा में लर्जिश पैदा करती हुई ऊपर की तरफ उड़ जाती थी। मेरे सामने सड़क के दोरोया बिजली के बुलंद खंभे दूर तक फैले चले गए थे, जो नींद उसके एहसास से आरी मालूम होते थे। उनको देखकर मुझे रूस के मशहूर शायर मियाँ तलफ की नज़्म के चंद अशआर याद आ गए। ये नज़्म चिराग हाय सरे राह से ली गई है। मियाँ तलफ सड़क के किनारे झिलमिलाती रोशनियों को देख कर कहता है, ये नन्हे चिराग, ये नन्हे सरदार सिर्फ अपने लिए चमकते हैं। जो कुछ ये देखते हैं, जो कुछ ये सुनते हैं, किसी को नहीं बताते। रूसी शायर ने कुछ ठीक ही कहा है। मेरे पास ही 1 गज के फासले पर बिजली का खंभा गड़ा था और उसके ऊपर बिजली का एक शोक चश्म कुमकुमा नीचे झुका हुआ। उसकी आंखें रोशन थीं, मगर वो मेरे सीने के अंदर की हलचल से बेखबर था। उसे क्या मालूम मुझ पर क्या बीत रही है। सिगरेट सुलगाने के लिए मैंने जेब में हाथ डाला तो तुम्हारे वजनी लिफाफे पर पड़ा। जहन में तुम्हारा खत पहले ही से मौजूद था। चुनाचे मैंने लिफाफा खोलकर बसंती रंग के कागज़ निकाल कर उन्हें पढ़ना शुरू किया। तुम लिखते हो, कभी तुम शैतान बन जाते हो और कभी फरिश्ता नजर आने लगते हो। यहाँ भी 2-3 हजरात ने मेरे मुतलिक यही राय कायम की है और मुझे यकीन सा हो गया है कि मैं वाकई 2 सीरतों का मालिक हूँ। इस पर मैंने अच्छी तरह गौर किया है और जो परिणाम निकला है
वो कुछ इस तरह बयां किया जा सकता है। बचपन और लड़कपन में मैंने जो कुछ चाहा वो पूरा ना होने दिया गया। यूँ कहो कि मेरी इच्छाएं कुछ इस तरह पूरी की गईं कि उनकी पूर्ति मेरे आंसुओं और मेरी हिचकियों से लिपटी हुई थी। मैं शुरू ही से जल्दबाज और गुस्सैल रहा हूँ। अगर मेरा जी किसी मिठाई खाने को चाहा है और ये चाह ऐन वक्त पर पूरी नहीं हुई तो बाद में मेरे लिए एक खास मिठाई में कोई लज्जत नहीं रही। इस कारण से मैंने हमेशा अपने हलक में एक तलखी सी महसूस की है, और इस तलखी की शिद्दत बढ़ाने में इस अफसोसनाक हकीकत का हाथ है कि मैंने जिससे मोहब्बत की, जिसको अपने दिल में जगह दी, उसने केवल मेरी भावनाओं को जख्मी किया, बल्कि मेरी इस कमज़ोरी मोहब्बत से ज़बरदस्ती नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। वो मुझसे दगा फ़रेब करते रहे, और लुत्फ़ ये है कि मैं उन तमाम दगाबाजियों के एहसास के बावजूद उनसे मोहब्बत करता रहा। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो अपनी हर नई चाल की कामयाबी पर बहुत खुश होते थे कि उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, और मेरी बेवकूफ़ी देखो कि मैं सब कुछ जानते हुए मूर्ख बन जाता था। जब इस सिलसिले में मुझे हर तरफ से नाउम्मीदी हुई, यानी जिस किसी को मैंने दिल से चाहा उसने मेरे साथ धोखा किया, तो मेरी तबीयत बुझ गई और मैंने महसूस किया कि रेगिस्तान में एक भंवरे के मानंद हों जिसे रस चूसने के लिए हद नज़र तक कोई फूल नज़र नहीं आ सकता, लेकिन इसके बावजूद मोहब्बत करने से बाज न रहा, और हस्ब मामूल किसी ने भी मेरे इस जज्बे की कद्र न की। जब पानी सर से गुजर गया और मुझे अपने नाम नेहाद दोस्तों की बेवफाइयाँ और सर्द महरियाँ याद आने लगी, तो मेरे सीने के अंदर एक हंगामा सा बर्पा हो गया। मेरी कट्टर भावुकता और मेरे वजूद में एक जंग सी छिड़ गई। मेरा कट्टर वजूद उन लोगों को लानत भेजते हुए और पिछले वाक़यात की अफसोसनाक तस्वीर दिखाते हुए इस बात का तालिब था कि मैं आइंदा से अपना दिल पत्थर का बना लूं और मोहब्बत को हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंकूं। लेकिन जज्बाती वजूद अफसोसनाक वाक़यात को दूसरे रंग में पेश करते हुए मुझे फ़ख्र करने पर मजबूर करता था कि मैंने ज़िंदगी का सही रास्ता इख्तियार किया है। उसकी नज़र में नाकामियाँ ही कामयाबियाँ थीं। वो चाहता था कि मैं मोहब्बत किए जाऊँ कि यही कायनात की रूह हवा है। उसकी समझ से उसका अस्तित्व इस झगड़े में बिल्कुल अलग थलग रहा। ऐसा मालूम होता है कि उस पर एक नहायत ही अजीबोगरीब नींद का गलबा तारी है। ये जंग खुदा जाने किसी नामुबारक रोज़ शुरू हुई कि अब मेरी ज़िंदगी का एक अंश बन के रह गई है। दिन हो या रात, जब कभी मुझे फुर्सत के चंद लम्हात मुयस्सर आते हैं, मेरे सीने के चटियल मैदान पर मेरा कट्टर वजूद और जज्बाती वजूद हथियार बांधकर खड़े हो जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। इन क्षणों में जब इन दोनों के दरमियान लड़ाई ज़ोरों पर हो, अगर मेरे साथ कोई हम कलाम हो तो मेरा लहजा यकीनन कुछ और किस्म का होता है। मेरे कंठ में एक नाकाबिले बयां तलखली घुल रही होती है, आंखें गर्म होती हैं और जिस्म का एक एक अंग बेकल होता है। मैं बहुत कोशिश किया करता हूँ कि अपने लहजे को कठोर न होने दूँ, और कभी कभी मैं इस कोशिश में कामयाब भी हो जाता हूँ। लेकिन अगर मेरे कानों को कोई नागवार चीज़ सुनाई दे या मैं कोई ऐसी चीज़ महसूस करूं जो मेरी तबीयत के यकसर खिलाफ है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे सीने की गहराइयों से जो कुछ भी उठे जुबान के रास्ते बाहर निकल जाता है, और अक्सर जो शब्द भी ऐसे मौक़ों पर मेरी ज़बान पर आते हैं बेहद तल्ख़ होते हैं। उनकी तल्ख़ी और कठोरता का एहसास मुझे उस वक्त कभी नहीं हुआ, इसलिए कि मैं अपनी निस्वार्थता से हमेशा और हर वक्त बाखबर रहता हूँ। अब मुझे मालूम होता है कि मैं कभी किसी को दुख नहीं पहुँचा सकता। अगर मैंने अपने मिलने वालों में से या किसी दोस्त को नाखुश किया है, तो इसका कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि ये खास क्षण है जब मैं दीवाने से कम नहीं होता, या तुम्हारे शब्दों में शैतान होता हूँ। जैसा ये शब्द बहुत सख्त है और इसका इतलाक मेरी दीवानगी पर नहीं हो सकता। जब तुम्हारा पिछले से पिछला खत मिला था, उस वक्त मेरा नातिक वजूद जज्बाती वजूद पर गालिब था, और मैं अपने दिल के नर्मो नाजुक गोश्त को पत्थर में तब्दील करने की कोशिश कर रहा था।
मैं पहले ही से अपने सीने की आग में फूंका जा रहा था कि ऊपर से तुम्हारे खत ने तेल डाल दिया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। तुम दर्दमंद दिल रखते हो, गो उसको अच्छा नहीं समझते। मैं उसको अच्छा क्यों नहीं समझता? इस सवाल का जवाब हिंदुस्तान का मौजूदा इंसानियत कुश निज़ाम है, जिसमें लोगों की जवानी पर बुढ़ापे की मोहर लगा दी जाती है। मेरा दिल दर्द से भरा होता है और यही वजह है कि मैं बीमार हूँ और बीमार रहता हूँ। जब तक दर्दमंदी मेरे सीने में मौजूद है, मैं हमेशा बेचैन रहूँगा। तुम शायद इसे मुबालगा यकीन करो, मगर ये संभव है कि दर्दमंदी मेरी लहू की बूंदों से मेरी अपनी खुराक हासिल कर रही है। और एक दिन ऐसा आएगा जब दर्द ही दर्द रह जाएगा और तुम्हारा दोस्त दुनिया की नज़रों से गायब हो जाएगा। मैं अक्सर सोचता हूँ कि दर्दमंदी के इस जज्बे ने मुझे कैसे कैसे भयानक दुख पहुँचाए हैं। ये क्या कम है कि मेरे जवानी के दिन बुढ़ापे की रातों में तब्दील हो गए हैं। और जब ये सोचता हूँ तो इस बात का तहैया करने पर मजबूर हो जाता हूँ कि मुझे अपना दिल पत्थर बना लेना चाहिए। लेकिन अफसोस है, इस दर्दमंदी ने मुझे इतना कमज़ोर बना दिया है कि मुझसे ये नहीं हो सकता। और चूंकि मुझसे ये नहीं हो सकता, इसलिए मेरी तबीयत में अजीबोगरीब कैफियत पैदा हो गई हैं। शेर मैं अब भी सही नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि शायरी से मुझे बहुत कम दिलचस्पी रही है। लेकिन मुझे इस बात का कामिल तौर पर एहसास है कि मेरी तबीयत शायरी की तरफ माइल है। शहर में बसने वाले लोगों की वजनी शायरी मुझे पसंद नहीं। देहात के हल्के फुल्के नगमे मुझे बेहद भाते हैं। ये इस कद्र साफ होते हैं कि उनके पीछे दिल धड़कते हुए नज़र आ सकते हैं। तो मैं हैरत है कि मैं रूमानी हजीना क्यों कर लिखने लगा, और मैं इस बात पर खुद हैरान हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने महसूसात को दूसरों की ज़बान में बयां करके अपना सीना खाली करना चाहते हैं। ये लोग मन मस्तिष्क से गरीब हैं और मुझे उन पर तरस आता है। यह मानसिक दुर्बलता वित्तीय गरीबी से ज़्यादा तकलीफ देह है। मैं माली तौर पर गरीब हूँ, मगर खुदा का शुक्र है ज़हनी मुफलिस नहीं हूँ, वरना मेरी मुसीबतों की कोई हद नहीं होती। मुझे ये कितना बड़ा इत्मीनान है कि मैं जो कुछ महसूस करता हूँ वही अपनी जवां में बयां कर लेता हूँ। मुझ पर मजमून लिख कर क्या करोगे प्यारे? मैं अपने कलम की नोक से अपना लिबास पहले से ही तार तार कर चुका हूँ। खुदा के लिए मुझे और नंगा करने की कोशिश न करो। मेरे चेहरे से अगर तुमने नकाब उठा दी तो तुम दुनिया को एक बहुत ही भयानक शक्ल दिखाओगे। मैं हड्डियों का एक ढांचा हूँ जिस पर मेरा कलम कभी कभी पतली झिल्ली मंडता रहता है। अगर तुमने झिल्लियों की ये तह उधेड़ डाली तो मेरा ख्याल है जो हैबत तुम्हें मुंह खोले नजर आएगी, उसे देखने की शक्ति तुम खुद में न पाओगे। मेरी कश्मीर की ज़िंदगी, हाय मेरी कश्मीर की ज़िंदगी। मुझे मालूम है तुम्हें मेरी ज़िंदगी के इस खुशगवार टुकड़े के मुतल्लिक किसकी बातें मालूम होती रही हैं। ये बातें जिन लोगों के द्वारा तुम तक पहुंची हैं, उनको सुनकर अभी तक कोई सही राय मुरत्तिब नहीं कर सके। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये कहने के बावजूद तुमने एक राय मुरत्तिब की है और ऐसा करने में बहुत उजलत से काम लिया है। अगर तुम मेरी तमाम तहरीरों को पेश नज़र रख लेते तो तुम्हें ये गलतफहमी हरगिज़ ना होती कि मैं कश्मीर में एक सादा लौह लड़की से खेलता रहा। मेरे दोस्त, तुमने मुझे सदमा पहुंचाया है। वज़ीर कौन थी? इसका जवाब मुख्तसर यही हो सकता है कि वो एक देहाती लड़की थी, जवान और पूरी जवान। उस पहाड़ी लड़की के मुतल्लिक जिसने मेरी किताबें ज़िंदगी के कुछ पन्ने चंद हसीन नकुश बनाए हैं, मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। मैंने वज़ीर को तबाह नहीं किया। अगर तबाही से तुम्हारा मुराद जिस्मानी तबाही है तो वो मैं पहले ही से तबाहशुदा थी, और वो इसी तबाही में अपनी मुसर्रत की जस्तजू करती थी। जवानी के नशे में चूर उसने इस गलत ख्याल को अपने दिमाग में जगह दे रखी थी कि ज़िंदगी का असल खत और लुत्फ़ अपना खून खौलाने में है, और वो इस गर्ज के लिए हर वक्त ईंधन चुनती रहती थी। ये तबाहकुन ख्याल उसके दिमाग में कैसे पैदा हुआ, इसके मुतल्लिक बहुत कुछ कहा जाता है। हमारी सिर्फ में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनका काम भोली भाली लड़कियों से खेलना होता है।
जहाँ तक मेरा ख्याल है, वज़ीर इसका शिकार थी, जिसे तहज़ीब व तमद्दुन की बदौलत शहरों से उसका परिचय करा दिया गया है। दूसरे शब्दों में, शहरों की गंदगी इस जगह मुंतकिल होना शुरू हो गई है। खाली स्लेट पर तुम जो कुछ लिखोगे स्पष्ट रूप से नज़र आएगा और साफ पढ़ा जाएगा। वज़ीर का सीना बिल्कुल खाली था, दुनिया के ख्यालों से पाक और साफ, लेकिन तहज़ीब के खुरदरे हाथों ने इस पर निहायत भद्दे नक्शे बना दिए, जो मुझे इसकी गलत रविश का कारण नज़र आते हैं। वज़ीर का मकान या झोपड़ा सड़क के ऊपर की ढलान में बना था, और मैं उसकी माँ के कहने पर हर रोज़ उससे ज़रा ऊपर चीड़ के दरख्तों की छाँव में ज़मीन पर दरी बिछाकर कुछ लिखा पढ़ा करता था। और आम तौर पर वज़ीर मेरे पास ही अपनी भैंस चराया करती थी। चूंकि होटल से हर रोज़ दरी उठाकर लाना और फिर उसे वापस ले जाना मेरे जैसे आदमी के लिए एक अजाब था, इसलिए मैं उसे उनके मकान में ही छोड़ जाता था। एक रोज़ का वाक़या है कि मुझे नहाने में देर हो गई और मैं टहलता टहलता पहाड़ी के सख्त रास्तों को तय करके जब उनके घर पहुंचा और दरी तलब की, तो उसकी बड़ी बहन की ज़बानी मालूम हुआ कि वज़ीर दरी लेकर ऊपर चली गई है। ये सुनकर मैं और ऊपर चढ़ा, और जब इस बड़े पत्थर के करीब आया जिसे मैं मेज़ के तौर पर इस्तेमाल करता था, तो मेरी नज़रें वज़ीर पर पड़ी। दरी पर अपनी जगह पर बिछी हुई थी और वो अपना दुपट्टा ताने सो रही थी। मैं देर तक पत्थर पर बैठा रहा। मुझे मालूम था कि वो सोने का बहाना करके लेटी है। शायद उसका ख्याल था कि मैं उसे जगाने की कोशिश करूंगा और वो गहरी नींद का बहाना करके जागने में देर करेगी। लेकिन मैं खामोश बैठा रहा, बल्कि अपने चिरमी थैले से एक किताब निकालकर उसकी तरफ पीट करके पढ़ने में व्यस्त हो गया। जब आधा घंटा इसी तरह बीत गया तो वो मजबूर होकर जागी। अंगड़ाई लेकर उसने अजीब सी आवाज़ मुंह से निकाली। मैंने किताब बंद कर दी और मुड़ के उससे कहा, मेरे आने से तुम्हारी नींद तो खराब नहीं हुई? वज़ीर ने आंखें मल कर लहजे को ख्वाब आलूद बनाते हुए कहा, आप कब आए थे? अभी अभी आके बैठा हूँ, सोना है तो सो जाओ। नहीं, आज निगोड़ी नींद को जाने क्या हो गया, कमर सीधी करने के लिए यहाँ लेटी थी कि बस सो गई। 2 घंटे से क्या कम सोई होंगी। उसके गीले होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी और उसकी आंखों से जो कुछ बाहर झांक रहा था उसको मेरा कलम बयां करने से आजीज है। मेरा ख्याल है इस वक्त उसके दिल में ये एहसास करवटें ले रहा था कि उसके सामने एक मर्द बैठा है और वो औरत है, जवान औरत, शबाब की उमंगों का उबलता हुआ चश्मा। थोड़ी देर के बाद वो गैर मामूली बातूनी बन गई और बहक सी गई, मगर मैंने उसकी भैंस और बछड़े का जिक्र छेड़ने के बाद एक दिलचस्प कहानी सुनाई, जिसमें एक बछड़े से उसकी माँ की उल्फत का जिक्र था। इससे उसकी आंखों में वो शरारे सर्द हो गए जो कुछ पहले लपक रहे थे। मैं जाहिद नहीं हूँ और न मैंने कभी दावा किया है। गुनाहों, सवाब और सज़ाओं जज़ा के मुतल्लिक मेरे ख़यालात दूसरों से अलग हैं और यकीनन तुम्हारे ख़यालात से भी बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं इस वक्त इन बहसों में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए कि इसके लिए दिल को सुकून और वक्त चाहिए। इस सिलसिले में एक वाक़या बयां करता हूँ जिससे तुम मेरे ख़यालात के मुतल्लिक कुछ अंदाज़ा लगा सकोगे। बातों बातों में एक मर्तबा मैंने अपने दोस्त से कहा कि हुस्न अगर पूरे शबाब और जोबन पर हो तो वो दिलकशी खो देता है। मुझे अब भी इस ख्याल पर ईमान है, मगर मेरे दोस्त ने उसे अर्थहीन बताया। मुमकिन है तुम्हारी निगाह में भी ये अर्थहीन हो, मगर मैं तुमसे अपने दिल की बात कहता हूँ। उस हुस्न ने मेरे दिल को अपनी तरफ गालिब नहीं किया जो पूरे शबाब पर हो। उसको देखकर मेरी आंखें जरूर चुंदिया जाएंगी, मगर इसका ये अर्थ नहीं कि उस हुस्न ने अपनी तमाम कैफियतें मेरे दिलो दिमाग पर छाप दी हैं। शोक और भड़कीले रंग उस बुलंदी तक भी नहीं जा सकते जो नर्म व नाजुक जिस्म को हासिल करे। वो हुस्न यकीनन काबिल एहतराम है जो धीरे धीरे निगाहों में समा कर दिल में उतर जाए। रोशनी का वो शोला दिल के बजाय दूसरे अंगों को प्रभावित करता है, लेकिन इस फिजूल बहस में पढ़ने से क्या फ़ायदा। मैं कह रहा था मैं जाहिद नहीं हूँ, और ये कहते वक्त मैं दबी जबान में बहुत सी चीज़ों को मान भी रहा हूँ।
लेकिन उस पहाड़ी लड़की से जो जिस्मानी लज्जतों की दिलदादा थी, मेरे संबंध सिर्फ ज़ेहानी और रूहानी थे। मैं शायद ये नहीं बता सकता कि मैं इस बात का कायल हूँ कि अगर औरत से दोस्ती की जाए तो उसके अंदर नुदरत होनी चाहिए। उससे इस तरह मिलना चाहिए कि वो तुम्हें दूसरों से बिल्कुल अलग समझने पर मजबूर हो जाए। उसे तुम्हारे दिल की हर धड़कन में ऐसा सदा सुनाई दे जो उसके कानों के लिए नई हो। औरत और मर्द और उसका शारीरिक संबंध हर बालिग आदमी को मालूम है, लेकिन माफ़ करना, ये रिश्ता मेरी नज़रों में बेकार हो चुका है। उसमें यकसर हैवानियत है। मैं पूछता हूँ, अगर मर्द को अपनी मोहब्बत का मरकज़ किसी औरत ही को बनाना है तो वो इंसानियत के इस पवित्र जज्बे में हैवानियत को क्यों दाखिल करे? क्या उसके बिना मोहब्बत की पूर्ति नहीं हो सकती? क्या जिस्म के कठिन परिश्रम का नाम मोहब्बत है? वज़ीर इस गलतफहमी में थी कि जिस्मानी लज्जतों का नाम मोहब्बत है, और मेरा ख्याल है जिस मर्द से भी वो मिलती थी वो मोहब्बत की परिभाषा उन्हीं शब्दों में बयां करती थी। मैं उससे मिला और उसके तमाम ख्यालात की ज़िद बनकर मैंने उससे दोस्ती पैदा की। उसने अपना शोख रंग ख्वाबों की ताबीर मेरे वजूद में तलाश करने की कोशिश की, मगर उसे मायूसी हुई। लेकिन चूंकि वो गलत होने के साथ साथ मासूम थी, मेरी सीधी सीधी बातों ने इस मायूसी को हैरत में तब्दील कर दिया, और धीरे धीरे उसकी ये हैरत इच्छा का रूप धारण कर गई कि वो इस नई रस्म की गहराइयों से परिचित हो सके। ये इच्छा अवश्य ही एक पवित्र मासूमियत में तब्दील हो जाती है, और वो अपनी स्त्रीत्व को फिर से प्राप्त कर लेती है जिसे वो गलत रास्ते पर चलकर खो बैठी थी। लेकिन अफसोस है, मुझे इस पहाड़ी गांव में जैसे गीली आंखों के साथ अपने शहर वापस आना पड़ा। मुझे वो अक्सर याद आती है। क्यों? इसलिए कि रुखसत होते वक्त उसकी आवाज़ मुस्कुराती आंखों में दो झलकते आंसू बता रहे थे कि वो मेरे जज्बे से कितना प्रभावित हो चुकी है, और प्रेम की एक छोटी सी किरण उसके सीने के अंधकार में प्रवेश हो चुकी है। काश मैं वज़ीर को प्रेम की तमाम गहराइयों से परिचित करा सकता, और क्या पता कि ये पहाड़ी लड़की मुझे वो चीज़ भेंट कर देती जिसकी तलाश में मेरी जवानी बुढ़ापे के ख्वाब देख रही है। ये है मेरी दास्तां, जिसमें तुम्हारे कहने के अनुसार लोग अपनी दिलचस्पी का सामान तलाश करते हैं। तुम नहीं समझते, और न ये लोग समझते हैं कि मैं ये दास्तानें क्यों लिखता हूँ। फिर कभी समझाऊँगा।